हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैकेनिक्स का अपना लेक्चर 3 लेकर आए हैं। तो देखिए, इस लेक्चर में आपको हम बताएंगे फोर्सेस के बारे में कि फोर्सेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। और इस लेक्चर के ही मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। एक पार्ट में आपको फोर्सेस के बारे में बताऊंगा और दूसरे पार्ट में आपको न्यूटन के लॉज के बारे में बताऊंगा कि न्यूटन के लॉज किस तरीके से काम करते हैं। ठीक, फिर उनका एप्लीकेशन देखेंगे और आगे की कहानी डील करेंगे। तो देखिए, जब हमारे इस यूनिवर्स की क्रिएशन हुई थी, ठीक है, जब बिग बैंग हुआ था, ठीक, अभी फ़िलहाल हम बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहे हैं। वैसे तो काफ़ी सारी थ्योरी हैं, ठीक, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो कौन सी है वो बिग बैंग है। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो अचानक से जब एक धमाका हुआ, ठीक, तो उस टाइम पर उस धमाके के 1 सेकंड के अंदर, ठीक, इस पूरे ब्रह्मांड को डील करने वाले 4 तरीके के फोर्स पैदा हुए। ठीक है, उन चारों तरीके के जो फोर्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे कि वो क्या काम करते हैं, कैसे होते हैं, ठीक, उनको कौन कैरी करता है, ये सारी बात करेंगे। ठीक है, और जो इसका सेकंड पार्ट होगा, ठीक, इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा, वहाँ हम न्यूटन के तीनों लॉज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो मैकेनिक्स का बिल्कुल नींव जिसे हम बोल सकते हैं कि उसके ऊपर ही पूरी मैकेनिक्स चलती है, उसके बिना आप मैकेनिक्स को डील नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में बात करते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो देखिए, कोई भी इंटरेक्शन हम उसको फोर्स कह सकते हैं, चाहे वो इंटरेक्शन इंटरनल हो या फिर वो एक्सटर्नल हो। जैसे अगर मैं बात करूं, ये मार्कर मेरे हाथ पे रखा हुआ है, ठीक है, इस मार्कर की नीचे वाली सतह में और मेरे हाथ की नीचे वाली सतह में एक कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब इनका एक इंटरनल इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फोर्स बोलेंगे। भाई ये पुश कर रहा है, मेरे हाथ को दबा रहा है, ठीक है, तो इसको हम इंटरनल इंटरेक्शन बोलेंगे। अच्छा, इस मार्कर को आके ऊपर से मैं दबाता हूँ, ठीक है, तो इसको हम एक्सटर्नल इंटरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरेक्शन होती हैं वो जो इफेक्ट क्रिएट करती हैं, हम उस इफेक्ट को फोर्स बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्या है? ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड पर क्या है? एक ठेला खड़ा हुआ है, ठीक, सब्जी वाला ठेला है, ठीक है, और इस ठेले के ऊपर एक डब्बा रखा हुआ है जिसमें बहुत सारी सब्जी है, 20 kg सब्जी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या एक सिस्टम है, ये हमारे पास क्या एक सिस्टम है, ठेला और डब्बा। ठीक है, ये सिस्टम है, ये क्या है? ठेला है। ठीक, यहाँ पर क्या है? एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर भी क्या है? एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड पर। अब देखिए, ये वाला आदमी इस ठेले को धक्का मार सकता है, मतलब पुश कर सकता है, ठीक, और ये वाला आदमी अगर इस ठेले को आगे बढ़ाना होगा तो खींच सकता है अपनी तरफ, पुल कर सकता है। ठीक है, दोनों आदमी इस सिस्टम से बाहर। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिए कि इस पुश को हम बाहर से धक्का मार रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इंटरेक्शन। ठीक है, और इस पुल को हम क्या बोलते हैं? देखिए, बाहर से एक खींच रहा है, इसको भी क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल इंटरेक्शन बोलेंगे। क्योंकि बाहर से खींच रहा है भाई आदमी, ठीक है, और ये ब्लॉक और ये ठेले के बीच, सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है, यहां पर कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है? इंटरनल इंटरेक्शन। तो देखिए, यहां एक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये आदमी एक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ये आदमी एक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ये सारे जो इफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? कि ये फोर्स है। ठीक, तो अगर फोर्स की डेफिनेशन हम लिखें तो फोर्स है क्या? एनी एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरेक्शन ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक, और दूसरी अगर भाषा में हम बात करें, दूसरे शब्दों में बात करें, तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? एनी पुश और पुल, कोई भी पुश और पुल क्रिएट्स
अ इफेक्ट ऑन अ बॉडी, दिस इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, कोई भी पुश और पुल किसी भी बॉडी पर एक इफेक्ट क्रिएट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। देखिए इसने पुश किया, धक्का मारा, एक इफेक्ट क्रिएट हुआ जिसकी वजह से ठेला आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसने पुल किया, खींचा ठेले को, ठीक, तो खींचा। अब देखिए पुश ये हो सकता है इंटरनल भी हो, जैसे यहाँ पर ये डब्बा पुश कर रहा है ठेले को, ये इंटरनली पुश है। ठीक है, तो कोई भी पुशिंग और पुलिंग एजेंट्स कोई भी इफेक्ट क्रिएट करते हैं, उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। अब पहली चीज़ तो ये है कि फोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, उससे पहले एक और चीज़ हम जानेंगे कि जैसे 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 आप लोगों ने सुना होगा कि मैटर को कौन कैरी करता है? एटम। ठीक है, मतलब एटम मैटर का सबसे छोटा सूक्ष्म पार्टिकल है। ठीक है, छोटे छोटे से एटम मिलके क्या बन जाते हैं? मैटर बन जाता है। ठीक, क्या एटम को बनाने के लिए भी और कोई पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल हैं? बिल्कुल हैं। ठीक, तो बेसिक जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से मैटर बनता है, वो आप लोगों ने शायद हो सकता है कि सुने भी ना हो। ठीक, और जिन पार्टिकल से फोर्स बनता है, 4 तरीके के हमारे पास फोर्स आएंगे। अब किन पार्टिकल से फोर्स बनता है, तो सबसे पहले उन पार्टिकल्स के बारे में हम जानते हैं कि कौन से पार्टिकल्स होते हैं और वो किस फोर्स को कैरी करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे, फिर आगे की कहानी देखेंगे। हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे बात करेंगे कि कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं। तो स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल पे हम बात करेंगे कि क्या है वो। यहाँ से आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि किन पार्टिकल से फोर्स बना है, कौन से पार्टिकल किस फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल हम देखते हैं। देखिए जो हमारा यूनिवर्स है वो 2 तरीके के पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, पहले हैं आपके आते हैं फर्मियंस, दूसरे पार्टिकल कौन से होते हैं? बोसॉन्स। ठीक, अब देखिए इन फर्मियंस को भी डिवाइड किया गया है क्वार्क्स और लैप्टॉन्स में। ठीक, और फर्दर इन क्वार्क को 6 हिस्से में डिवाइड किया गया है। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। ठीक, 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, लैप्टॉन्स को भी 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउ। ठीक, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो एंड ताउ न्यूट्रिनो। ठीक है, अब देखिए फर्दर इनको हम डिवाइड किया हेड्रॉन्स में। खैर इतना नहीं जानना है, केवल आप ये जानिए कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स हेड्रॉन की कैटेगरी में आते हैं। ये बनते हैं 2 अप क्वार्क, 1 डाउन क्वार्क। ठीक है, न्यूट्रॉन जो बनते हैं 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क। ठीक है, क्वार्क हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स बनाते रहते हैं, फॉर्म करते रहते हैं। ठीक है, लैप्टॉन्स स्टेबल होते हैं इनसे। ठीक, इसीलिए इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे फॉर्म नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन के क्या हैं? हैवियर कजन्स हैं। अब देखिए ये फर्मियंस ही क्या होते हैं? बेसिक ब्लॉक्स होते हैं किसके? मैटर के। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मैटर जो बनता है वो केवल इन्हीं से बनता है। ठीक, मैटर के बेसिक ब्लॉक्स होते हैं। ठीक, अगर हम बोसॉन्स की बात करें तो बोसॉन्स क्या होते हैं? तो देखिए हमें 4 तरीके के यहाँ पार्टिकल मिलते हैं बोसॉन्स में। ठीक है, अभी तो हमें 3 तरीके के पार्टिकल मिले हैं, चौथे तरीके का पार्टिकल मिला ही नहीं है। फोटोन, ठीक, WZ बोसॉन, ग्लूऑन, ठीक है, एंड ग्रेविटॉन। ठीक,
ये जो पार्टिकल्स हैं ये किसके लिए, बोजोन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फोर्स के लिए। याद रखना, आप जो 4 तरीके के फोर्स पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो इन्हीं पार्टिकल से बनते हैं। ठीक है, फोटोन से कौन सा फोर्स बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। WZ बोजोन से वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, ग्लूऑन से कौन सा बनता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, एंड ग्रेविटॉन से कौन सा बनता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी तक हम लोगों ने ग्रेविटॉन को ढूंढ नहीं पाया है। ठीक है, ये केवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है। ठीक, अभी इसका कोई भी हमको एविडेंस नहीं मिला है। ठीक, फोटोन, WZ बोजोन, ग्लूऑन, फोटोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये किस फोर्स को कैरी करते हैं, तो याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। WZ बोजोन किसको कैरी करते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स को। और ग्लूऑन किसको कैरी करते हैं, याद रखना न्यूक्लियर फोर्स को। ठीक, ग्रेविटॉन कैरी करते हैं किसको, ग्रेविटेशनल फोर्स को, बट ये अभी तक मिले नहीं है। तो देखिए मैटर किन से बना है, इन पार्टिकल से। ठीक है, फोर्स यहाँ से इन पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक, तो इसको छाप लीजिए, मिटालते हैं इसको, पॉज करके उतार लेना। अब देखिए टाइप्स ऑफ फोर्सेस की हम बात करेंगे कि कितने टाइप के फोर्स होते हैं। तो एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, चार तरीके के हमारे पास फोर्स आते हैं। ठीक, जो इस पूरे यूनिवर्स को डील करते हैं, 4 तरीके के फोर्स। ठीक है, सबसे पहला कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए जब हमारा यूनिवर्स बना था, ठीक है, सबसे पहला फोर्स जो वजूद में आया था वो कौन सा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, उसके बाद कौन सा फोर्स आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी, उसके बाद आया था आपका न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, न्यूक्लियर फोर्स जिसकी वजह से न्यूक्लियस बनने चालू हुए थे। ठीक, फिर हम न्यूक्लियर फोर्स को 3rd नंबर पे रखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक फोर्सेस। ठीक, वीक फोर्स। सबसे पहले इनके कैरियर पार्टिकल्स कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के कौन से हैं, ग्रेविटॉन। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कौन है, फोटोन। न्यूक्लियर फोर्स के कौन है, ग्लूऑन। ठीक, वीक न्यूक्लियर फोर्स के कौन है, WZ बोसॉन। ठीक है, कहाँ लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बिटवीन 2 मासेस। ठीक है, अगर एक मास m1 ये रखा है और m2 मास ये रखा है, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r²। और G कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक, ये कहाँ लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बिटवीन 2 चार्जेस। ठीक है, अगर Q1 Q2 चार्ज ये रखा हुआ है, बीच में डिस्टेंस आ रहा है, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन r² एंड द वैल्यू ऑफ K इज 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स ये होता है Q V क्रॉस B। जब भी कोई मूविंग चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री लेता है तो उस चार्ज के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। वो फोर्स कितना है, आपने ये सब 12th क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, केवल मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है। ये होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर लगता है। ठीक, देखिए
जो एटम होता है हमारा, एटम में जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर क्या मिलते हैं आपको, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर मान लेते हैं हम सिंपल 2 प्रोटॉन्स को लेते हैं, ये 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तो इन दोनों के बीच में बहुत हैवी रिपल्सन हो रहा होगा। किसकी वजह से? ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलम्बिक फोर्स के कारण क्या हो रहा होगा, बहुत हैवी रिपल्सन हो रहा होगा। लेकिन अगर हैवी रिपल्सन हो रहा है तो क्या होना चाहिए, ये न्यूक्लियस को फाड़ के बाहर आ जाएंगे दोनों प्रोटॉन। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके ऊपर एक फोर्स, डोमिनेटिंग फोर्स होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। उस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की ताकत कम पड़ जाती है, और न्यूक्लियर फोर्स उनको क्या रखता है, बाउंड करके रखता है। ठीक, तो यहाँ पर इसके अंदर, और ये न्यूक्लियर फोर्स की रेंज क्या होती है, बहुत छोटी रेंज पे लगते हैं ये, जब 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस होती है, इतनी डिस्टेंस पर न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट होते हैं। कहानी समझ में आई? ठीक, अगर सोचिए अगर ये न्यूक्लियर फोर्स ना हो तो एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस होगी ही नहीं। ठीक, न्यूक्लियस बनेगा ही नहीं। हो सकता है एटम बने, कुछ अलग तरीके के एटम बने, लेकिन उनसे सृष्टि की रचना इम्पॉसिबल है। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स ये भी कहाँ लगते हैं, विद इन द न्यूक्लियस, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, आपने जो भी सुना होगा बीटा माइनस डिके, ठीक है, बीटा प्लस डिके, ये किसकी वजह से होता है, वीक फोर्सेस की वजह से होता है। ठीक है, अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक कैसा है, फील्ड फोर्स है। फील्ड फोर्स मतलब ये कैसा है, एक फील्ड फोर्स है। ठीक है, ये भी कैसा है, एक फील्ड फोर्स है। देखिए फील्ड फोर्स क्या होते हैं, ऐसे फोर्स होते हैं जो बिना टच किए हुए लगते हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, 2 मैग्नेट हैं, आपस में एक दूसरे को रिपल करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, बीच में क्या दोनों आपस में टच हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, बिना टच किए हुए फोर्स लग रहा है। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स बोलते हैं। जो टच करके लगते हैं वो फील्ड फोर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फील्ड फोर्स हैं। देखिए अब हमको चर्चा किस पर करनी है, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यही आपके किस में है, मैकेनिक्स में है। ठीक, तो बेसिकली हमारी चर्चा किन पर होगी, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर। ठीक है, कहानी अब देखिए न्यूक्लियर फोर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जब भी ये ब्रेक होते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। जो आपने सुना होगा फिजन प्रोसेस और एक फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, फिजन में क्या होता है, 2 न्यूक्लियस का टूटना, ब्रेक होना। ठीक, और एक न्यूक्लियस का टूटना, ठीक है, और 2 न्यूक्लियस में बनना, और 2 स्टेबल न्यूक्लियस में बनना। फ्यूजन में क्या होता है कि 2 चीज़ों का जुड़ना, जब ये 2 चीज़ें जुड़ती हैं तो एक न्यूक्लियस बनता है और एनर्जी रिलीज होती है बहुत ज़्यादा। ठीक, तो दोनों फिजन और फ्यूजन प्रोसेस किस वजह से होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण ही हो पाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये फोर्स कितना लाजवाब है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, अगर ये नहीं होता तो हम ज़मीन से चिपके हुए नहीं होते। ठीक है, हम भी हवा में उड़ रहे होते। आप स्पेस में जाइए, आप रह ही नहीं सकते एक जगह। ठीक है, एक जगह स्टे नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है। ठीक, फ्री हैं आप, किधर भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, फ्री, एकदम से फ्री हो गए हैं। ठीक, जैसे आपके घर वाले आपको घर से भगा दें, कहते जाओ बेटा, तो आप क्या करोगे, कि कहीं भी जाओगे, कहीं भी घूमोगे तो बिल्कुल फ्री हो जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर घर वालों का अट्रैक्शन होगा, ठीक, तो आप उनके कंट्रोल में रहोगे, अच्छे काम करोगे, अच्छी अच्छी बातें वो सिखाएंगे आपको। ठीक, लेकिन अगर जैसे ही छोड़ दिया आपको तो आप कुछ भी करोगे, कहीं भी घूमोगे। ठीक है, वैसे ही ग्रेविटी हमको अटैच करके रखती है अर्थ पर। दूसरी चीज़, ये हमको क्या प्रोवाइड करती है, एटमोस्फियर। ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो एटमोस्फियर नहीं होगा। ठीक है, जीवन पॉसिबल नहीं है अर्थ के ऊपर। सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर नहीं होगा तो सोचिए एटम की एग्जिस्टेंस नहीं होगी, क्योंकि एटम न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ है। किसकी वजह से चिपका हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एटम नहीं होगा। एटम नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन पाएंगे, ना सॉलिड्स बन पाएंगे, ना लिक्विड्स बन पाएंगे। ये सब किसकी वजह से बनते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण बनते हैं। ठीक, अच्छा ठीक है, अब फर्दर आपने सुना होगा टेंशन फोर्स और ये दुनिया के फोर्स। ठीक है, इतना ही काफ़ी है जानकारी लेना। ठीक है, बाकी तो हम ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, एक बेसिक नॉलेज दे दी मैंने आपको कि फोर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स,
तो इसको भी फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक आपका है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक, एक आपका है नॉर्मल फोर्स, दूसरा आपका है टेंशन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स हमको पता है, जब भी दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है उसको अपोज करने के लिए कौन आता है, फ्रिक्शन आता है। ये देखिए, ये ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये सरफेस कैसी है, रफ सरफेस है, ठीक, तो एक फोर्स कैसा लग जाएगा, पीछे लग जाएगा, जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है, इसी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ये ब्लॉक जमीन को पुश कर रहा होगा, ठीक, सरफेस को पुश कर रहा होगा, तो सरफेस ने भी इस ब्लॉक को पुश कर दिया होगा, तो ये क्या हो गया, इस ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स लग गया। हमेशा ये 90 डिग्री पर, सरफेस से 90 डिग्री पर, इस तरीके से ऐसे लगा है नॉर्मल फोर्स। ये आप नीचे देख सकते हैं, इस तरीके से नॉर्मल फोर्स लगा है ये, ठीक। और सेम सरफेस पर भी नॉर्मल फोर्स लगा होगा, क्योंकि डब्बे ने भी तो पुश किया है ज़मीन को, तो ये नॉर्मल फोर्स ऐसा, और इसी का रिएक्शन फोर्स डब्बे पर, ठीक। टेंशन फोर्स, ये हमने ब्लॉक लटका रखा है m मास का रस्सी से, ये टेंशन फोर्स, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। टेंशन फोर्स को थोड़ा अगर हम विजुलाइज करना चाहें तो किस तरीके से विजुलाइज करेंगे, देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के हैं, याद रखना ये चीज़। टेंशन किस तरीके से, अगर हम इस रस्सी को थोड़ा माइक्रोस्कोप से जूम करें तो ये किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है, ठीक। और ये डब्बा लटक रहा है, ये डब्बा नीचे mg लगा रहा है, जिसकी वजह से, अब देखिए एटम के पास एक नेचर होता है जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक नेचर, और ये इलास्टिक प्रॉपर्टी ही किस वजह से आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर के कारण, ठीक है। इलास्टिक प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स हैं, मटेरियल्स हैं, ये सब किसकी वजह से आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण आती हैं, ठीक। अब देखिए इसमें इलास्टिक नेचर है एटम के अंदर, एटम में अगर नीचे खिंचाव आया तो ये ऊपर इसको रोकेगा, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी, ठीक। तो एक एटम को इस तरीके से हम दिखाते हैं, एक्शन और ये रिएक्शन। दूसरे वाले एटम की, ये ए एटम है, ये बी एटम है, अगर बी एटम की बात करें, ठीक, तो बी एटम में इसके वजह से एक नीचे फोर्स लग रहा होगा इस तरीके से, और इसका रिएक्शन फोर्स ऐसे, इसलिए हमने टेंशन को यहाँ किस तरीके से दिखाया, एक्शन रिएक्शन, ठीक। तो कहानी समझ में आई, ये हमारे पास इतने तरीके के फोर्सेस होते हैं, ठीक है। देखिए हमने फोर्सेस पे चर्चा कर ली है, जो इसका सेकंड वीडियो आएगा वो न्यूटन के लॉज पर आएगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, ठीक है। तो पढ़ते रहिए अच्छे से, और कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है तो घर से बाहर कम निकलिए, ठीक है, वरना कोरोना हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी फिर। पढ़ते रहिए अच्छे से, थैंक यू।